और हमारे साथ फ़ोन लाइन पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आवाज़ आ रही है आपकी मुझे। मुख्तसरन अगर आप बता सकें कि ये जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बज़ाहिर लगता है कि जिस मकसद के लिए भी बुलाई गई थी वो अमलन एक ईरान मुखालिफ कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। हमारे वज़ीर आज़म को तकरीर करने का मौका भी नहीं मिला। तो आप अगर वज़ीर ख़ारजा होते आज तो वज़ीर आज़म साहब को क्या मशवरा देते कि क्या करना चाहिए था? जी, इस वज़ीर आज़म को तो बहुत से मशवरों की ज़रूरत है, तो न जाने वो लेने को तैयार हैं या नहीं। मगर मेरे कुछ तासुरात इस तरह हैं कि इसको कहा गया है कि अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस, और उसकी जो कीनोट एड्रेस था वो डोनाल्ड ट्रंप का था, और किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं दी गई। वो ऐसे महसूस होता है कि जैसे सऊदी जो है शाही खानदान, उन्होंने 40 मुल्कों को पेश कर दिया, जनाब ये हमने 40 मुल्क इकट्ठे कर लिए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने ना कोई कश्मीर की बात की, ना कोई पाकिस्तान की जो 60,000 शहादतें हैं जैसे सर्दी की जंग में, ना उसकी बात की, हिंदुस्तान के साथ बड़ी हमदर्दी का इजहार किया। और ये सारा मामला, तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये ईरान के खिलाफ, मैं एक बड़ी अहम आज आपसे बात करना चाहता हूँ। ईरान के खिलाफ ये एक महाज बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी फौज बनाने जा रहे हैं, और अगर ईरान के साथ कोई इन्होंने ऐसी जंग की सूरत पैदा कर दी, मुझे मोहतरम खौफ आ रहा है कि उसके नताइज क्या होंगे। और उसके नताइज जो मुझे नजर आ रहे हैं कि आखिरी जंग का आगाज होगा वहां से। और ये रियाद कॉन्फ्रेंस हुई है, ये उस जंग की ऐसे लगता है कि जैसे तो तैयारी का कुछ सिलसिला जारी है, क्योंकि अमेरिका को हर दौर में दुनिया मुख्तलिफ इलाकों में उन्हें जंग की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उन्होंने असला बेचना होता है। अब 108 अरब डॉलर का असला सऊदी अरब खरीद रहा है उनसे, और फिर शाह सलमान ने यह भी कहा है कि हम अमेरिका की डेवलपमेंट के लिए पैसे उधर भी अरबों खरबों डॉलर खर्च करेंगे, और वो जो 40 मुल्क बैठे हुए थे गरीबों के, उनके बारे में कोई बात नहीं हुई। तो ये जाहिर है कि एक या जो उसको कह लें एक अहले कशी ईरान के खिलाफ और शाम के खिलाफ एक महाज बनाया गया है। और मुझे खदशा ये है कि कहीं पाकिस्तान ये दोबारा गलती ना कर जाए, एक जंग से हमारी जान नहीं छूट रही अफगानिस्तान की, तो कहीं मिडल ईस्ट के 1000 साल पुराने झगड़े हैं और उनकी नफरतें हैं, कहीं हम उसमें अपने आप को मुलव्वस ना कर ले। तो ये बहुत ही मनफी कॉन्फ्रेंस थी, इनके मनफी आइंदा नताइज निकलेंगे, और उस सारे खित्ते में बेपनाह इससे टेंशन बढ़ेगी। सरदार आसिफ अहमद, समझ आती प्राइम मिनिस्टर साहब क्या लेने गए थे वहाँ। सरदार आसिफ अहमद अली साहब, ये बताइए कि आपके ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को नहीं पता था कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या होगा? जी, उनको तो यकीनन पता होगा, उनको ये भी पता होगा कि उन्हें टाइम नहीं दिया जा रहा बोलने के लिए। ये सब कुछ पहले फॉरेन ऑफिस को पता होता है। मगर अब देखिए, कुछ पाकिस्तान की मजबूरी है, कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब की जाती मजबूरी है। जाती मजबूरी यह है कि उनके ताल्लुकात हैं वहाँ, उन्हें इनको पनाह दी गई, जी बिजनेस भी करते रहे, और जो कौमी हमारी मुल्क की जो मामलात है, हमारे कुछ 20-21 लाख वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, और हमारे बाजू मोड़ा जाता है, आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, हमें ब्लैकमेल करके जो वो चाहते हैं हमसे करवा लेते हैं, और हम इसमें न जाने क्या हम कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि अगर वो 20 लाख वर्कर्स जो कि अपने खून पसीने की कमाई भेजते हैं, सऊदी अरब उनको इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान
को मजबूर कर रहा है कि जो वो कहते हैं वो हम करें। सही। और जहां तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, सऊदी अरब ने और यूएई ने 130 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में जाके वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो 130 रुपए भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे। दुरुस्त। तो ये सारा मामला एक डिस्टॉर्ट होता जा रहा नजर आ रहा है। और मैं कहता हूँ जी वो जो विचार करे, मगर पाकिस्तान को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जी जी। कि हम नाराज भी ना करें उन्हें, मगर उनकी उस हर चीज को पिंजरे में हम कहीं बंद ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार आसिफ अहमद अली साहब। कामरान बुखारी साहब, ये बताइए कि जिस तरह खदशात का इजहार किया है हमारे साबिक वजीर खारजा ने, सरदार आसिफ अहमद अली ने, तो ये हथियार तो उन्होंने बेच दिए 110 अरब डॉलर के फौरी तौर पर, और इसके अलावा भी तो उन्होंने तो अपना कारोबार कर लिया। लेकिन क्या वाकई इस तरह के ख़तरात हैं कि ये असला जो है वो अब इस्तेमाल भी होगा और ये जो वसी जो मशरिक़ वस्ता है ये जंग का मैदान बनेगा और उसमें हमें भी खींच लिया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि फ़िलहाल जो है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है वो प्रॉक्सी वार चल रही है। बराह रास्त जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं किए जा रहे और प्रॉक्सी ग्रुप्स के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। अब ये जो असला बेचा गया है ये प्रॉक्सी वॉर के इस्तेमाल का नहीं है, ये एक नेशनल डिफेंस का हिस्सा होता है। और जैसे मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि आप कितना भी हार्डवेयर ख़रीद लें, अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज और जो कमांड स्ट्रक्चर है मुसल्लह अफवाज का, अगर वो जो है फ़ाल नहीं है, तो किसी किस्म का भी हार्डवेयर आप ख़रीद लें वो आपका दिफा नहीं कर पाएगा। और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब को ये बखूबी इल्म है कि उनकी ये कमज़ोरी है, जिस वजह से उन्होंने ये नाम नहाद जो इस्लामी मिलिट्री अलायंस तरतीब दी है, जिसके अंदर जो है अब जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं वो उसके जो है कमांडर हैं या कमांडर इन चीफ हैं, ये बात अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन उनको सरबराह बनाया जा रहा है। तो अब ये असला जो है किस लेवल पे इस्तेमाल होगा वो सिनेरियो मुझे अभी अनकरीब अनफोल्ड होता हुआ नजर नहीं आता। ये ज्यादातर फिलहाल शो एंड टेल है। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं माजी के अंदर अरब दुनिया के जो तनाज़े थे उसमें उन्होंने भरपूर शिरकत की थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1970 में उर्दन में PLO के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उर्दनी हुकूमत में, उसमें उस जमाने ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने जो है वो बड़ा किरदार अदा किया था। और जो है उसमें बराह रास्त एक बराह रास्त मुदाखलत हुई थी पाकिस्तान की जानिब से। वो एक बहुत छोटे पैमाने की जंग थी, ये बहुत बड़ी खौफनाक जंग बन सकती है अगर इसमें पाकिस्तानी अफवाज जो है वो हिस्सा लें या उनको घसीट लिया जाए, या कोई जो है अपना जितनी वल्नरेबिलिटी सऊदी अरब की बढ़ेगी उतना मिस कैलकुलेशन का जो है वो खदशा बढ़ता है। और फिर ये जो हथियार अमेरिका ने दिए हैं ये इस्तेमाल में आएंगे। और जो है मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि इसमें गैर मुल्की यानी गैर सऊदी जो फौजी हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, मिस्र से हैं या किसी और मुल्क से हैं, वो इन हथियारों को इस्तेमाल करेंगे। और फिर जो है वो जिस पैमाने पे जंग जा सकती है वो फिर हम खुद ही तसव्वुर कर सकते हैं कि वो कितना खौफनाक होगा। इम्तियाज़ गुल साहब, बात यह है कि जो खदशात हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिवाय इमरान ख़ान के हमारे किसी सियासी रहनुमा ने इस पे ज़्यादा बात नहीं की, तो हम लोग खामखा क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा ख्याल है सही कह रहे हैं आप, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की तकदीर के फ़ैसले तो बड़े सियासी अशराफिया ने करने होते हैं, या जर्नैलों ने करने होते हैं, या सियासी अशराफिया ने करने होते हैं। उनमें से कोई भी अपने ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ नहीं ख़राब करना चाहता। ख़ुद जनरल मुशर्रफ साहब को भी उन्होंने कहा कि जी उन्हें मुझे सऊदी बादशाह ने दुबई में भी फ्लैट दिया और पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे भी दिए, नकद पैसे भी दिए। जरदारी साहब को पता नहीं क्या मिला है वहाँ पे, शायद उनका महल है दुबई में या कहाँ पे है, यही हाल इनका भी है। तो मेरा ख्याल है कि
इन्होंने बिल्कुल अपनी समझ बूझ के मुताबिक ये अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम खामखा इस दर्द में घुले जा रहे हैं, शायद इसलिए कि हमारे मफादात इस मुल्क के साथ वाबस्ता हैं। इन लोगों के कारोबारी मफादात इस मुल्क के साथ नहीं हैं, बाहर हैं। पैसा ये यहाँ पे कमाते हैं, आवाम का जिस अंदाज़ में हुक्मरानी ये कर रहे हैं वो पैसा पार्क कर देते हैं ये बाहर के मुल्कों में जाके। तो बराह रास्त इनका कोई भी तिजारती कारोबारी मफाद पाकिस्तान के साथ वाबस्ता नहीं है। इसी वजह से इनकी सोच जो है वो भी सिर्फ़ अपने शख्सी मनफ़ियत शख्सी इनफरादी फ़ायदे के लिए है, अपने ख़ानदान के फ़ायदे के लिए है, और वो कर्ज़ा वापस करने की कोशिश है जो इन पे चढ़ा हुआ है सऊदी फरमारवाओं की तरफ से। इसमें काफ़ी सवाल हैं, ये जो यहाँ पर तनकीद हो रही है वज़ीर आज़म की शिरकत और उनकी तकरीर न करने के हवाले से भांत भांत की बातें हो रही हैं। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म ने ख़ुद जो वहाँ मौजूद सहाफ़ी थे उनसे ये जो गैर रस्मी गुफ्तगू है उसमें उन्होंने यही फरमाया कि वो तकरीर इसलिए नहीं हुई कि जी वो कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा देर से शुरू हुई। कुछ कहते हैं कि जी नहीं वो तकरीर करनी नहीं थी, और कुछ कहते हैं कि जी वो सिर्फ अरबों का इकट्ठ था। लेकिन अगर ये बात है, अभी हमारे पास अब जो वज़ीर आज़म हाउस की वेबसाइट है उस पर हम दिखा सकते हैं आपको स्क्रीन पे कि उसमें लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म तकरीर करेंगे और वो वहाँ जाएंगे और वहाँ पर वो इन उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। अगर उन्होंने तकरीर नहीं करनी थी तो वज़ीर आज़म हाउस की जो अपनी वेबसाइट है उस पर इसके ज़िक्र करने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक डिसकनेक्ट है या एक डिसफंक्शन है इस हवाले से। देखिए, आप कह सकते हैं, अब बहुत ज़्यादा अंदर के हालात तो हमें नहीं मालूम हैं, लेकिन एक बात बहरहाल तय होती है, साबित होती है वज़ीर आज़म की वेबसाइट से कि वो बाकायदा यहाँ से तकरीर की तैयारी करके गए थे। अब वो क्यों नहीं कर सके, ये तो बज़ाहिर तो उन्होंने वजाहत कर दी है कि वक्त नहीं था, लेकिन अगर दूसरे मुल्कों के सरबराहान को वक्त दिया गया है तो इन्हें भी कहा जा सकता है कम अज़ कम डाइस स्टेज पे आके सलाम दुआ तो कर सकते थे, 2-4 मिनट बाद ज़रूर कर सकते थे। तो असल गुस्सा इस पे है, क्योंकि बाकी तो हम सबको पता है कि हमारे हुक्मरानों का क्या तर्ज़ हुक्मरानी है, उस पर तो अब कोई वावेला करने और मातम कुनाई का कोई फ़ायदा मैं समझता हूँ नहीं है। असल यह दुख ये है कि वज़ीर आज़म साहब को मेरा ख्याल है जाना नहीं चाहिए था, अपने वज़ीर ख़ारजा मुशीर ख़ारजा को भेज देते, बहाना हो सकता था, कौम की खातिर अगर झूठ भी बोलना पड़ता, बीमार पड़ जाते, अस्पताल AFIC चले जाते या किसी और अस्पताल पहुंच जाते कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो उसमें कम से कम फिर इतना शायद ये रद्द-ए-अमल नहीं आना था जिस अंदाज़ का रद्द-ए-अमल अभी देखने में आ रहा है। कामरान बुखारी साहब, आप लोग सलामती के मामलात पर काफ़ी तहकीक भी करते हैं, लेकिन एक हमारी जो पाकिस्तान की कमज़ोरी तो खुल के सामने आ गई ना कि जी हमारे क्योंकि 15-20 लाख लोग बाहर हैं, जो हमें कोई 16-17 अरब डॉलर जो वहाँ से भेजते हैं, तो उसकी वजह से हम ऐसे फ़ैसले करने पर मजबूर हैं जो यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम जो है उनको कबूल नहीं करती। जी, मैं समझता हूँ ये कोई सफ़ेद काले का खेल नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, यहाँ पे शेड्स ऑफ ग्रे भी होते हैं और यहाँ पे क्रिएटिविटी आती है कि पॉलिसी साजी करने वालों की और जो है हुक्मरानों की, कि आप जो है अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इस चीज़ को लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके इतने लोग हमारे पास हैं, हम उनको घर वापस भेज देंगे अगर आपने हमारा कहना नहीं माना, तो ब्लफ भी कॉल की जा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल हम यारो मददगार हैं और बस जो है उनके रहम करम पर हैं। मतलब इजिप्ट की मिसाल हमारे सामने है कि अभी इजिप्ट को इतना ज़्यादा जो है सऊदी अरब और कुवैत और अमारात ने इतना कर्जा दिया है, उनकी पूरी की पूरी जो इकॉनमी का दिवालिया निकलने वाला था उनको बचाए रखा उन्होंने, और उसके बाद उनसे कहा भाई कि आप हमें इतनी फौजें भेजें यमन के अंदर, तो वो तो बहुत ज़्यादा मजबूर थे हमसे। फिर उनसे ये भी कहा गया जी कि आप हमें अपने ये जो जजीरे हैं, ये 2 जो सायनाय के इर्द गिर्द हैं, ये भी हमें दे दें। तो उसमें हमने देखा कि सायनाय का जजीरा दे के उन्होंने वापस ले लिया। उनके कोर्ट ने कहा जी कि ये तो गैर कानूनी है, ये तो सदर साहब नहीं कर सकते, कोई फौजी ये नहीं कह सकता कि जी सऊदी अरब के हवाले 2 जजीरे कर दिए जाएं जिनका मिस्र के हैं। इसी तरीके से उन्होंने जब ये फैसला किया
कि भाई हम तो मतलब फौज नहीं भेजेंगे, उन्होंने यही सोच के किया कि भाई देखें वो ये पैसा इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें उनके पैसे की जरूरत है, उनको भी जरूरत है। आखिरी चंद सेकंड है, आपके ख्याल में ये सारी जो बहस यहाँ पर हो रही है, पार्लियामान का इजलास भी जारी है, सेनेट का भी, कौमी असम्बली का, आप तवक्को करते हैं कि इन मामलात पर वहाँ पर गुफ्तगू होगी? देखिए, लगता तो है, जो आसार लग रहे हैं कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी शायद हो रहा है, या उसमें काफ़ी हंगामा होगा, हुकूमत का एहतसाब भी होगा, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ का, और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है दफ्तर ख़ारजा पे भी काफ़ी सवालात उठेंगे कि हमारे तमाम तर सिफारतकार आखिर मौजूद थे, तमाम लोग के मशवरे से ये दौरा हुआ होगा, तो क्या इन लोगों ने पहले से अंदाज़ा नहीं लगाया कि इजलास के दौरान क्या हो सकता है और क्या पाकिस्तान अपनी इज़्ज़त बचाने में कामयाब हो पाता है या नहीं? बहुत शुक्रिया तमाम